हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे पेरिफेरल नर्व सिस्टम रिलेटेड। उसमें हमने सबसे पहले देख लिया नर्व से रिगार्डिंग, जिसको हम मोस्टली 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होती है हमारी क्रीनियल नर्व और सेकंड वन होती है हमारी स्पाइनल नर्व। अब हम स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसको हम मोस्टली 2 टाइप में सब क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, सेकेंड वन होता है हमारा सोमेटिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को इनवॉलेंट्री नर्व सिस्टम भी बोलते हैं और सोमेटिक नर्व सिस्टम को वॉलेंट्री नर्व सिस्टम भी बोलते हैं। तो ऐसा है कि वो भी इस वीडियो में जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को सब क्लासीफाई किया जाता है, तो वो किस बेसिस पे किया जाता है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, साथ ही कौन कौन सी नर्व ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में रोल प्ले करती है। तो वो सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं एक बार आपके सामने क्लासीफाई करके बता देता हूँ। फर्स्ट वन, जैसे कि हम नर्व सिस्टम को 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, और सेकंड वन होता है हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो कि अभी हमारा मेन कंसर्न उसी पे रहेगा। तो अगर मैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करूँ तो उसको हम मोस्टली 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम एंड सेकेंड वन होता हमारा सोमेटिक नर्व सिस्टम, जिसको हमने क्या बोला है, वॉलेंट्री नर्व सिस्टम। वॉलेंट्री नर्व सिस्टम बोलने के पीछे रीज़न क्या है वो भी हम इसमें जान लेंगे। तो फर्स्ट वन हो गया हमारा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम और सेकेंड वन हो गया हमारा सोमेटिक नर्व सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री नर्व सिस्टम। इनवॉलेंट्री बोलते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है। अब आउट ऑफ कंट्रोल होने से क्या मीन्स है, जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारी बॉडी की स्पेशल टाइप की मसल्स को सप्लाई होती है, स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ को सप्लाई होती है, जो कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे हमारे कार्डियक मसल्स है, हमारी स्मूथ मसल्स है, हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ है, तो वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो उनमें नर्व सप्लाई होती है किसके द्वारा, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के द्वारा। इस रीज़न की वजह से ही ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को हम क्या बोलते हैं कि ये एक इनवॉलेंटरी नर्व सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। सोमेटिक नर्व सिस्टम को वॉलेंटरी नर्व सिस्टम बोलने के पीछे रीज़न ये होता है कि जो इसकी नर्व सप्लाई होती है, ये हम बात करें कि जो ये नर्व इनर्वेट करता है वो हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है वहाँ पे करता है, और स्केलेटल मसल्स पे हमारा कंट्रोल होता है। तो उस कंट्रोल होने की वजह से ही हम सोमेटिक नर्व सिस्टम को क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना कि इसमें ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम एंड सोमेटिक नर्व सिस्टम है। अब हम ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को फर्दर क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। तो उसको मेनली सम बुक्स में 2 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, सम बुक्स में 3 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। तो मैं थर्ड वन भी आपको बता देता हूँ साथ ही। फर्स्ट वन होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेकेंड वन होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड थर्ड वन बहुत सारी बुक्स में पढ़ा जाता है और बहुत सारी बुक्स में इनके साथ ही देख लिया जाता है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के साथ कोरिलेट करके पढ़ लिया जाता है। बहुत सारी बुक्स में अलग से पढ़ा जाता है। तो वो होता है हमारा एंटेरिक नर्व सिस्टम। तो क्या होते हैं तीनों, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्व से रिगार्डिंग ये हमारा वीडियो रहेगा। इनको हम पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। इनसे पहले हम इस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि एंट्रिक नर्व सिस्टम क्या होता है। एंट्रिक नर्व सिस्टम जो हमारी जीआई सिस्टम होता है, जो हमारी जीआई सिस्टम की मुकोसा होती है, उसकी वॉल होती है, या हम बात करें जीआई सिस्टम जो हमारा ट्रैक होता है, उसको जो नर्व इनर्वेट होती है उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंट्रिक सिस्टम। तो डायरेक्टली सिंपल वे में याद रखना है कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, हम फर्दर जो नेक्स्ट क्लास है उनमें डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम फ्रॉम द माउथ टू एनस तक जो हमारा एक ट्रैक होता है, उसमें जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व इनर्वेट होती है, तो उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम एंट्रिक नर्व सिस्टम। अब इस सिस्टम को ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। हमारी जीआई सिस्टम है जो कि ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंडर आती है, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सम एक्टिविटी पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम करता है और सम एक्टिविटी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम करता है। इसलिए बहुत सारे बुक्स में एंटरिक नर्व सिस्टम को इनके साथ मिलकर पढ़ लिया जाता है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। बट आपको ये भी याद रखना है कि एंटरिक नर्व सिस्टम क्या होता है। एंटरिक नर्व सिस्टम हमारी जो जीआई सिस्टम होता है, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उसमें जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की जो नर्व सप्लाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटरिक नर्व सिस्टम। तो अभी हम मेजर हमारा कंसर्न रहेगा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम से रिगार्डिंग।
उसके बाद में हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखेंगे, बट सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्लियर करने से पहले हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को पूरा डिटेल से क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। तो मैं एक बार वापस से आपको एएनएस के बारे में ही डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा ही, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसका दूसरा नाम हमने क्या दे दिया है, इनवॉलेंचरी, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी का वह नर्वस सिस्टम जो कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। कौन सा हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके 2 टाइप कौन कौन से हो गए, तो वो हो गए हमारे, फर्स्ट वन हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड सेकेंड वन हो गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके 2 सब क्लासिफिकेशन हो गए। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक बार आपको सुपरफिशियली इनकी जो डेफिनेशन होती है या उनका जो वर्ड का मीनिंग्स होता है वो बता देता हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो आपकी बॉडी के प्रति, आपके प्रति सिंपैथी शो करता हो। सिंपैथी शो मतलब कि आप किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में फंस गए, या आपके सामने कोई भी चैलेंज आ गया, या आपके सामने कोई भी थ्रेटनिंग कंडीशंस आ गई, अब उसका आपको सामना करना है, या तो आपको उससे फाइट करना है या उससे फ्लाइट करना। दैट मीन्स क्या, या तो आपको उस चैलेंज से फाइट करना कि मतलब डट के उस चीज़ का सामना करना है, या आपके सामने एक कंडीशन है कि आपको उससे वहाँ से भागना है। तो 2 कंडीशन हो गई। तो उस प्रकार की जो आपकी बॉडी से रेस्पॉन्स आता है कि मुझे इस कंडीशन से फाइट करना है या भागना है, तो इमीडिएटली आपकी जो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है वो कंप्लीटली हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है कि या तो आपको उससे फाइट करना है और या उससे भागना, फ्लाइट करना वहाँ से। तो दोनों एक्टिविटी डिसाइड कौन करता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये कैसे डिसाइड करता, तो जो हमारे नर्व सिस्टम हम पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारी हम नर्व्स पढ़ते हैं, तो वो नर्व अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग काम करती है। तो ये हमारी जो बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उसमें नर्व सप्लाई के थ्रू उनको एक्टिवेट करता है, उनकी एक्टिविटी एक्टिवेट होती है और सडन रेस्पॉन्स आता है। इसमें हम देखेंगे कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो इमीडिएटली रेस्पॉन्स देते हैं ताकि हम उस सिचुएशन का सामना कर सकें। जो भी हमारे सामने अभी इमरजेंसी सिचुएशन आ रखी है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रखी है, तो वो सामना करने के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है वो दोनों ही होते हैं, बट मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की जितनी भी वाइटल्स एक्टिविटी होती है उनको इंक्रीज करता है, और इंक्रीज होने की वजह से हम उस सिचुएशन का सामना कर पाते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई तो वो एक्टिविटी कंटिन्यू तो इंक्रीज नहीं रहेगी, है ना। तो उनको एक शॉर्ट टाइम जैसे ही हमारा चैलेंज फिनिश हो गया या वो कंडीशन सबसाइड होगी तो वापस हमको नॉर्मल होना पड़े। तो नॉर्मल होने के लिए जो इसके रिसिप्रोकली मीन्स इसके जो साथ काम करता है वो सिस्टम काम करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स क्या, कि ये जो एक्टिविटी करता है, ये जो फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है उसी का अपोजिट होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये मोस्टली हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। अगर मैं एक एक्सेप्शन की बात करूँ, अपवाद की बात करूँ, तो वो जीआई सिस्टम की एक्टिविटी को ये सप्रेस करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी मोस्टली बॉडी की एक्टिविटीज़ को कम करता है। एक्सेप्शन की बात करूँ तो जीआई सिस्टम की एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। दोनों अलग अलग एक दूसरे के रिसिप्रोकली काम करते हैं, तो वो हम इनके फंक्शन से इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे। तो अभी क्लियर है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वह सिस्टम जो कि हमारे प्रति सिंपैथी शो करता है, हमें फाइट एंड फ्लाइट के जो चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, उनमें फेस करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी आधार पे इसको एक नाम दिया हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, फाइट एंड फ्लाइट। या तो आपको करना है किसी जो सिचुएशन आपके सामने उसका सामना करना, वहाँ पर रह के उससे फाइट करना, या आपको वहाँ से भागना अपने आप को सेव करने के लिए। तो उस आधार पे इस सिस्टम को क्या बोलता है, फाइट एंड फ्लाइट भी बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सेकेंड वन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोला था। रेस्ट एंड डाइजेस्ट क्यों बोला जाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट क्योंकि ये जितने भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है, हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, उनको वापस से रिस्टोर करने का काम करता है, उसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब हम रेस्टफुल कंडीशन में होते हैं, पीसफुल सिचुएशन में होते हैं हम,
तो उस टाइम हमारे बॉडी का पेरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। और जब हम तनावपूर्ण कंडीशन में रहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, तो उस टाइम हमारे बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। तो दोनों के फंक्शन के आधार पर इनके एक और अलग अलग नाम दे रखे हैं। फाइट एंड फ्लाइट किसको बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम किसको बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसको एक को नाम दिया जाता है फीड एंड ब्रीड, कुछ इस नाम से भी जाना जाता है, फीड एंड ब्रीड। तो वो सेम इसी प्रकार से हो गया, हमारी बॉडी को ये फीड करता है। फीड मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करता है, हमारी एनर्जी को वापस से ये रिस्टोर करने का काम करता है। तो फीड एंड ब्रीड नाम से भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाना जाता है। तो ये इनके दूसरे नाम के बारे में बात होगी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी न्यूरॉन्स या कौन सी नर्व फाइबर्स रोल प्ले करते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से नर्व फाइबर्स रोल प्ले करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से जो हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स होते हैं, या हम बात करें जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 43 सेगमेंट होते हैं, टोटल 43 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 12 पेयर तो हमारे क्रेनियल नर्व के होते हैं और 31 पेयर हमारे स्पाइनल नर्व के होते हैं। तो उनमें से कौन कौन सी नर्व्स सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम रोल प्ले करती है और कौन कौन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में रोल प्ले करती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में कौन कौन सी नर्व रोल प्ले करती है, तो जो थोरासिक स्पाइनल नर्व होती है हमारी, फ्रॉम द T1 टू T12, 12 तो ये हो गई कौन सी हमारी थोरासिक स्पाइनल नर्व, एंड L2 टू L3 और समटाइम L4। तो ये हमारे जो नर्व होती है T1 टू T12, मतलब टोटल 12 की बात करें ना, मैं सिंगल बात नहीं कराऊंगा T1 और T2, T1 टू T12 मतलब टोटल 12 की बात करें, जो 12 थोरासिक हमारी नर्व होती है, और L2 नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड और नंबर 4। तो टोटल अगर हम बात करें तो 15 नर्व सेगमेंट मिलकर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से हो गए वो, T1 टू T12 एंड L2, L3 और L4। समटाइम L3 काम करता है, समटाइम L4 काम करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो 15 नर्व सेगमेंट हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में काम करते हैं। उसी प्रकार पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में हमारी क्रेनियल नर्व रोल प्ले करती है और कुछ स्पाइनल नर्व रोल प्ले करते हैं। तो क्रेनियल नर्व की अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो थर्ड वन क्रेनियल नर्व, उसका क्या नाम होता है, थर्ड वन क्रेनियल नर्व का ओकुलोमोटर। हमारी सेवंथ वन क्रेनियल नर्व होती है जिसका क्या नाम था, हमने देख लिया तो ऑलरेडी, फेशियल नर्व। हमारी 9th वन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। एंड हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेगस क्रेनियल नर्व। चार तो हमारी कौन सी हो गई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की, एंड क्रेनियल नर्व हो गई। एंड जो रिमेनिंग 3 होती है, टोटल 7 होती है, वो होती है हमारी S2, S3 एंड S4। तो ये टोटल 7 नर्व मिल के हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। कौन कौन सी हो गई, थर्ड वन हो गई ओकुलोमोटर, ये फेशियल हो गई हमारी, ये कौन सी हो गई हमारी ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस, एंड एस वर्ड फॉर द सेक्रल, तो सेक्रल 2, सेक्रल 3 एंड सेक्रल 4। ये 7th क्रेनियल नर्व सेगमेंट मिलके किस में रोल प्ले करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में, और ये 15 मिलके करते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। इसी आधार पर इनका जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व को मैं एक बार सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। नर्व कौन कौन सी रोल प्ले करती है उसी आधार पर इनका अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे थोरासिक और लंबर सप्लाई करते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को, तोराको लंबार सिस्टम भी बोला जाता है ना, तोराको लंबार सिस्टम भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें थोरासिक नर्व और लंबर नर्व मतलब रोल प्ले कर रही है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे कौन कौन सी, 4 तो क्रेनियल हो गई और 3 सेक्रल हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्रेनियो वर्ड फॉर द क्रेनियल नर्व, क्रेनियो सेक्रल वर्ड फॉर द सेक्रल नर्व। तो क्रेनियो सेक्रल सिस्टम किसको बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को। एंड तोराको लंबर सिस्टम किसे बोलते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को। इतना आपको याद रखना। क्यों बोलते हैं उसका रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें थोरासिक नर्व और लंबर नर्व रोल प्ले करती है, और इसमें क्रेनियल नर्व और हमारी सेक्रल नर्व रोल प्ले करती है स्पाइनल कॉर्ड वाली। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इस पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, क्रेनियो सेक्रल नर्व सिस्टम। तो ये भी आपको याद रखना। नाउ अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में रोल प्ले करता है और कौन सा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में रोल प्ले करता है। देखो
हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जो कि नर्व जो इम्पल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन या फ्रॉम द वन बॉडी साइड टू अनदर बॉडी साइड। वहाँ पे जो मेन रोल प्ले करता है वो एक मीडिएटर होता है, उस मीडिएटर को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारी नर्व के अंदर बनता है, बहुत सारी सेल्स के अंदर बनता है, अलग अलग जगह अलग अलग उनका फंक्शन होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएगा, कौन सा होगा पैरासिम्पैथेटिक में। अब न्यूरोट्रांसमीटर में भी 2 टाइप के पढ़ते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी को एक्साइटेटमेंट का काम करता है, जो हमारी या हम बात करें कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारी बॉडी का इनहिबिशन की एक्टिविटी में रोल प्ले करता है, जिसे हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज होती है उस टाइम रोल प्ले करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और वह न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है, उसे हम क्या बोल देंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो सिंपल सी बात है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करेगा, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। दैट मीन्स क्या, एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेनली रोल करेगा, प्ले है ना। एक मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी बताया आपको, जीआई सिस्टम। तो जीआई सिस्टम के लिए एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, कौन सा हो जाएगा, वो इनहिबिटरी, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि जीआई सिस्टम की एक्टिविटी हमारी सप्रेस होकर चलती है। तो और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में बात करें तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा वो इनहिबिटरी टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की ज़्यादातर एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है एक्सेप्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। नाउ तो वो कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे एक बार आपके सामने नाम लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो वो होगा हमारा एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर, और उसमें भी अगर हम स्पेशल बात करें तो वो होगा हमारा नोर एपिनेफ्रिन। कौन सा हो गया, नोर एपिनेफ्रिन। और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे होगा हमारा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी टाइप का है और ये एक्साइटेटरी टाइप का। तो ये हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी में रोल प्ले करेगा और ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी में रोल प्ले करेगा। इतना आपको याद रखना है। नाउ अब ये कैसे रोल प्ले करता है, कौन कौन से सिस्टम में किस प्रकार से रोल, अब क्या क्या रोल है वो तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सॉरी, उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये रोल प्ले करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों में नर्व ही होगी। तो दोनों नर्व के जो गैंग्लिया हो गए, गैंग्लिया हमने किसे बोला था, जो सेल बॉडी का ग्रुप होता इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लिया। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो न्यूक्लियाई। न्यूक्लिया किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो गैंग्लिया, दोनों में गैंग्लिया हो गए, उनके जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हो गए या प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बात करें, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, तो वो दोनों इंटर कनेक्ट होके जो इसका पेथवे बनाएंगे। सिंपैथेटिक पेथवे भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बनाती है, और यहाँ पे भी उनका रोल होता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। वो एक फिजियोलॉजी वाला पार्ट हो गया। उसमें सिंपल आपको याद रखना है कि नर्व के ही कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएगा, देन एनएस में एनएस होता है, फिर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, फिर हमारे सेल बॉडी जिसे हमने क्या बोलते हैं गैंग्लियन, उसके बाद में फिर कौन सा हो जाएगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और उसके बाद में हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है वो हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसमें होगा। जो नर्व रोल प्ले करे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएंगे, ब्रेन से आएगी स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, स्पाइनल कॉर्ड से फिर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, देन आफ्टर गैंग्लियन के बाद में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और फिर जो भी बॉडी के ऑर्गन के पास उनको सप्लाई करना, नर्व इनर्वेट करना, वहाँ पे वो पहुँच के अपना काम करेगी। तो वो एक पेथवे हो गया, एक ट्रैक बन गया। तो वो हम भी यहाँ पे इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैंने आपको बता दिया, कन्फ्यूजन नहीं होना कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का यहाँ पे भी रोल होता है। किस वे में, एक पेथवे में, एक नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के वे में, वो हो गया। अब वो किस प्रकार काम करते हैं, तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें कुछ अलग रिसेप्टर रोल प्ले करते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें कुछ अलग रिसेप्टर्स रोल प्ले करते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर एक स्पेशल टाइप की साइट होती है हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स पे, जो कि स्पेशल टाइप के केमिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक्टिवेट करते हैं हमारी ऑर्गन की एक्टिविटी को, तो उनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टर रोल प्ले करते हैं, तो मैं वहाँ पर जस्ट सुपरफिशियली नाम लिख रहा हूँ। अभी आपको इतना ही याद रखना है,
डिटेल से अभी नहीं जाना है कि अल्फा रिसेप्टर क्या है, बीटा रिसेप्टर। जब हम डिटेल से क्लास से पढ़ेंगे फर्दर ऑन तो डिटेल से डिस्कस कर लिया जाएगा कि अल्फा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यों प्रेजेंट होता है, बीटा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यों प्रेजेंट होता है, क्या रोल होता है, वो फर्दर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से रिसेप्टर रोल प्ले करते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, 4 रिसेप्टर यहाँ पे मेनली रोल प्ले करते हैं किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सेकेंड वन है हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में, इसमें टू टाइप के रिसेप्टर रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट वन होते हैं हमारे मस्केरिन एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्केरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, दो रिसेप्टर किस में रोल प्ले करते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में। और अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 कौन से नर्वस सिस्टम रोल प्ले करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो ये रिसेप्टर साइट है इसमें तो यहाँ पे कौन सा केमिकल अटैच होगा, नोरेपिनेफ्रिन, और यहाँ पे कौन सा केमिकल अटैच होगा, एसिटाइल कोलिन। कहाँ पे, मस्केरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। वो अटैच होकर क्या करेगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी करेगा, जो कि क्या मोस्टली सप्रेसिंग एक्टिविटी होती है, इनहिबिटिव एक्टिविटी है। और यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो वो उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करेगा, और वो एक्टिविटी क्या होगी, मोस्टली एक्साइटेटरी एक्टिविटी होगी। ये रिसेप्टर जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर कनेक्ट होगा यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होंगे हमारी जो भी सिस्टम ऑर्गन होगा जहाँ पे ये प्रेजेंट है रिसेप्टर, उसको एक्टिवेट करेंगे और उसकी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, ताकि हम वो जो भी हमारे सामने एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ रही, इमरजेंसी कंडीशन आ रखी है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रखी, उसका हम सामना कर सके, तो उसके लिए ये एक्टिवेट होगा। नाउ अब हम इनके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वन बाय वन फंक्शन की बात कर लेते हैं, साथ ही इसके भी देख लेते हैं ताकि डिफरेंशिएशन से आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो वो कौन कौन से हो गए, कौन से ऑर्गन में किस प्रकार से या कौन से सिस्टम में किस प्रकार से ये फंक्शन करते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें हार्ट से रिलेटेड, तो हार्ट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को मोस्टली बढ़ाता है। देखो इस कंडीशन में हमारी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन है, हमारा नर्व सिस्टम है, हमारा आइज़ है, हमारे जे सिस्टम्स है, जे सिस्टम में वाइटल्स ऑर्गन नहीं आता बट जे सिस्टम है, और जो भी हमारे अदर बॉडी के ग्लैंडुलर टिश्यूज़ है तो उनको ब्लड सप्लाई की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए। तो ब्लड सप्लाई कब ज़्यादा होगी, जब हमारा हार्ट या हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फास्ट हो जाएगा, एक्टिविटी उसकी फास्ट बढ़ जाएगी। तो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में 3 टाइप की एक्टिविटी बढ़ते हैं। फर्स्ट वन होती है हमारी आइनोट्रोपिक एक्टिविटी, जिसे हमने देखा था कौन सी होती है आइनोट्रोपिक, जो कि हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाती है। सेकेंड होती है हमारी क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी, जो हमारी हार्ट रेट बढ़ाती है। और लास्ट वन होती है हमारी ड्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी या ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, जो हमारी कंडक्टिव सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाता है, ताकि हमारा हार्ट रेट फास्ट हो जाए या हमारी जो हार्ट की एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाए, उसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो फास्ट हो जाए। तो ये मोस्टली क्या करता है, हमारी हार्ट की एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। तो हार्ट रेट की बात करें तो उसको बताता है, या एक इफेक्टिव वे में हम बात करें तो ये हमारे क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ाता है, साथ ही ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट को बढ़ाता है। एंड एक और इफेक्ट कौन सा हो गया हमारे हार्ट का, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोनोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक इफेक्ट को भी ये क्या करता है, बढ़ाता। ये तीनों इफेक्ट क्या होते हैं इनके बारे में हमने डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जाके आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि क्रोनोट्रोपिक क्या होता है, ड्रोनोट्रोपिक क्या होता है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव वे में क्या होता है, पॉजिटिव वे में क्या होता है। अब यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट की एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। और ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि ये हमारे जितने भी इफेक्ट है उनको क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। आइदर दे आर आइनोट्रोपिक, आइदर दे आर ड्रोनोट्रोपिक और दे आर क्रोनोट्रोपिक, तीनों इफेक्ट को ये क्या करेगा, कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कौन, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये इसके जस्ट अपोजिट काम कर रहा। क्यों कर रहा वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्लड सप्लाई की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी हमारे वाइटल्स ऑर्गन को, और ब्लड सप्लाई कौन करता है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है, तो उसको फास्ट काम करना पड़ेगा ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए। तो ये फर्स्ट वन हो गया। नाउ सेकेंड वन हो, अगर हम बात करें इसी की ब्लड वेसल्स की, जो हमारी ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है, ये क्या करेगा, वेजो डायलेशन। अच्छा, वेजो डायलेशन अलग अलग पार्ट में अलग अलग करेगा।
जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको तो डायलेट कर देगा, डायलेट करेगा ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो फुल भर भर के जाए। और जो हमारे अदर्स पेरिफेरल सिस्टम्स होगा जो कि वाइटल्स ऑर्गन में नहीं आते हैं या वाइटल्स एक्टिविटी नहीं करते, उनकी जो वेसल्स होगी उनको क्या कहते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन काम करेगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी कम कर देगा, क्योंकि अभी वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लाइफ सेविंग सिचुएशन में फाइट करे उन ऑर्गन को वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा पहुँचाना चाहेगा, तो वहाँ पे वो वेजो डायलेशन कर देगा। तो वेजो डायलेशन तो करता है हमारे वाइटल्स ऑर्गन में, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है हमारे जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, जो कि वाइटल्स और सिचुएशन वाइटल्स ऑर्गन के अलावा जो ऑर्गन होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फाइट करने के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, तो उनके पास ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी। उसी प्रकार ये वेजो, इसका अपोजिट अगर वेजो डायलेशन करा तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा कौन से ऑर्गन में, जो कि जिनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, मेरे वाइटल्स ऑर्गन है उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट, वहाँ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। किस टाइम में, इसके बाद वाली सिचुएशन में। इसलिए हमने इसको क्या बोला था, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम भी बोला। तो ये वो जो डायलेशन करता है और ये वो जो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, ये आपको मेनली याद रखना। सेकेंड सिस्टम की हम बात करें तो ये आई पे हमारे क्या इफेक्ट डालते हैं, पीपल पे क्या इफेक्ट डालते हैं। पीपल हमारे आई का पार्ट होता है जो कि मसल से, सिलियरी मसल से मिलकर बना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे जब ENT वाला सिस्टम पढ़ेंगे। तो पीपल पे ये इफेक्ट डालता है कि पीपल को ये डायलेट कर देता है, डायलेट कर देता है कि हम आगे तक दूर की सिचुएशन देख सकें। देखो फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आपको याद रखना है कि हम भाग रहे हैं, कोई भी सिचुएशन आपके पीछे आ गई है ना। अगर सपोज हम एग्जांपल की बात करें कि कहीं भी आपने कुछ गलत एक्टिविटी कर दी तो बहुत सारे लोग आपके पीछे दौड़ रहे हैं, या कोई एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपने किसी अचानक से कोई टाइगर आपके सामने आ गया, तो अब टाइगर से आप फाइट तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आपको फ्लाइट करना है। तो आप इमीडिएटली भाग रहे हैं उसको देखते हुए, तो उस टाइम कौन कौन सी आपकी एक्टिविटी इंक्रीज रहती है, बस वो ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप स्पेशली एग्जांपल के साथ इसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि एक टाइगर है वो आपके जस्ट सामने आ गए, अब आपके सामने एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, आपको उससे बच के भागना, नहीं तो वो आपको मार देगा। तो अब उससे बच के भागना, तो दो सिचुएशन मैंने बताई थी, या तो फ्लाइट करो या फाइट करो। तो फाइट तो उससे कर नहीं सकते, बच के भागना, बच के भाग रहे तो उस टाइम हमारी बॉडी कौन कौन सी एक्टिविटी हमारे बच के भागने में हेल्प कर रही है, वो एक्टिविटी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो आई में क्या हो रहा है, आई क्या करेगी, हमारे पीपल्स को डायलेट कर देगी ताकि हम दूर तक का देख सके, और जितना हमें दिखेगा उतना हम भाग सकेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे पीपल्स को डायलेट करने का काम करेगा। कौन, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो पीपल को ये डायलेटेशन का काम करता है, डायलेशन का काम करता है ना, ये भी बोल सकते हैं। और उसको हम एक मेडिकल टर्म बोलते हैं माइड्रियासिस, वो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या है, पीपल को डायलेट करने का काम करेगा। और ये क्या करेगा, पीपल को, हमारे पीपल को इसके अपोजिट कॉन्स्ट्रिक्ट होने का काम करेगा, पीपल को ये कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा। इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट मैं बात करूँ हमारी एक इसके से रिलेटेड हो गया, कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड हो गया, आई से रिलेटेड हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या एक्टिविटी होगी, तो ये हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स होगी या हमारी जो एल्वुलाई होगी उनकी स्पेशली हम बात करें, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, वेजो डायलेशन का काम कर देगा। क्योंकि हमारे बॉडी को किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना जितना फास्ट रेस्पिरेशन लेंगे उतना ही जो मेटाबॉलिज्म के तरफ, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी फास्ट हो गई हमारी बॉडी, जितना हम रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उस टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई तो CO2 का अंदर की तरफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो CO2 को बाहर भी निकालना, साथ ही बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है एनर्जी बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेना, तो ऑक्सीजन भी साथ ले रहे हैं, CO2 बाहर निकल ले रहे हैं, CO2 बाहर निकल, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वो बढ़ेगी रेस्पिरेटरी, साथ ही जो वहाँ पे वो हमारे ब्रोंकस है वो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, या वहाँ की जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं वेजो डायलेशन, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, ब्रोंको डायलेशन हो जाएंगे ताकि हम फास्ट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कर सकें। और सेम इसके अपोजिट यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात हो जाएगी, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये भी आपको याद रखना है। इसका स्पेशल फंक्शन हो गए रेस्पिरेटरी रेट में, हार्ट रेट बढ़ेगी, यहाँ पे हार्ट रेट घटेगी। नाउ नेक्स्ट है हमारा कि ये हमारी जो ग्लैंड्स है उस पर क्या इफेक्ट रहता है, तो इसमें ये जो हमारी स्वेटिंग ग्लैंड्स होती है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू हमारी जो विस्कस टाइप का जो स्वेटिंग्स होती है इनको वो होना स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सप्लाई होते हैं उसकी वजह से। और वो स्वेटिंग क्या करती है, स्वेटिंग मतलब जो पसीना आता है वो पसीना क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। थर्मो रेगुलेशन कैसे काम करेगी, जितना हम दौड़ेंगे रनिंग करेंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनने की वजह से जो हमारा टेम्परेचर होगा बॉडी का वो इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर को नॉर्मल सिचुएशन लाने के लिए, कम लाने के लिए वहाँ पर थर्मो रेगुलेशन का काम करना होगा। तो वो किसके थ्रू होता है, स्वेटिंग के थ्रू होता है। हमारे जो
स्किन वाला सिस्टम होता है उसके थ्रू होता है। तो एक याद रखना कि ये हमारी बॉडी की उस टाइम क्या बढ़ा देता है, स्वेटिंग इंक्रीज कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन। और ये क्या करेगा, स्वेटिंग को तो कम कर देगा, तो ये डिक्रीज स्वेटिंग या जो हमारी स्वेटिंग ग्लैंड्स होती है उनकी एक्टिविटी कम कर देगा, ताकि हम रिलैक्स हो जाएं। और वहाँ पे किसी प्रकार कोई थर्मो रेगुलेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट एंड पीस में होती है। तो उस टाइम कोई बॉडी में टेम्परेचर उस टाइम बढ़ता नहीं है, इस टाइम बढ़ रहा है, तो इसी टाइम रिक्वायरमेंट है थर्मो रेगुलेशन की। तो ये हमारे स्किन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है हमारे, अगर हम यूरिनरी सिस्टम से बात करें कि यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यूरिनरी सिस्टम, अब आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में अभी यूरिनेशन करने के बजाय आपको अपने आप को बचाने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स क्या होगा कि आपको यूरिनरी सिस्टम को सप्रेस करके रखना है, जो भी उसके ब्लडर की मसल्स है उनको रिलैक्स होकर रखना है, और जो स्पिंक्चर है उनको कॉन्ट्रिक्ट होकर रखना है। स्पिंक्चर कॉन्ट्रिक्ट होंगे रहेंगे तभी तो हम यूरिन पास नहीं कर पाएंगे, और ब्लडर डायलेट रहेगा ताकि उसमें यूरिन अच्छे से फिल हो सके। तो ब्लडर की मसल्स को तो ये क्या करेगा, डायलेट करेगा, रिलैक्स करेगा, और जो हमारे स्पिंक्चर होते हैं, यूरिथ्रल स्पिंक्चर होते हैं, उनको क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ताकि यूरिन पास आउट नहीं हो सकते इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन। और ये जिस उसके अपोजिट कर देगा कि हमारी ब्लेडर को, तो जो मसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। स्पिंक्चर की जो स्पिंक्चर्स होते हैं, जो वॉल होते हैं, अगर मैं बात करूँ स्पिंक्चर या वॉल हम एक ही होते हैं, जो वो वॉल होते हैं, जो गेट होते हैं, उनकी जो मसल्स है उनको ओपन कर देगा, डायलेट कर देगा, ताकि यूरिन पास आउट हो सकते हैं। तो इसमें रिलैक्सेशन वाली कंडीशन आएगी, तो ये ब्लेडर की मसल्स को रिलैक्स कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, और जो स्पिंक्टर्स है उनकी मसल्स को ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और ये उसके अपोजिट काम करेगा। तो ये हमारे यूरिथ्रल सिस्टम पे हो गया। नेक्स्ट हम बात करें हमारे जो सेक्सुअल सिस्टम होता है, जो सेक्सुअल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइम सारी जो जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है वो सप्रेस हो जाएगी, और इस टाइम जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम हमें यहाँ पे भागना दिख रहा है। और नेक्स्ट हम बात करें जीआई सिस्टम पे, तो जीआई सिस्टम में इन दोनों के जस्ट अपोजिट, जीआई सिस्टम में यहाँ पे सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे जीआई सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जीआई सिस्टम के जितने भी सिक्रेटरी फंक्शन है, उसके जितने भी एक्साइटेटरी फंक्शन है, तो वो यहाँ पे तो सप्रेस होकर रहेंगे। और यहाँ पे जो भी सिक्रेटरी फंक्शन है, उसके HCl फॉर्मेशन करना, डाइजेशन का करना, एब्जॉर्प्शन का काम करना, साथ ही एक्सक्रीशन करना, तो वो सब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। जबकि इस वाले सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो सब हमारे सप्रेस होकर रहेंगे, क्योंकि उस टाइम तो हमें ओनली भागना है या दौड़ना है, उस सिचुएशन से सामना करना है। उस टाइम हमें जीआई सिस्टम को थोड़ा रिलैक्स रखना। तो जीआई सिस्टम यहाँ पे सप्रेस रहेगा, और यहाँ पे जीआई सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। तो ये ओवरऑल हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसके और भी फंक्शंस होते हैं, बट हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अभी जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली आपको यही याद रखना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मोस्टली 2 टाइम में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सेंट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन कौन सी नर्व्स में रोल प्ले करती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो क्यों जाना जाता है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसके पीछे क्या रेशनल होता है। साथ ही कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स में हेल्पफुल होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, और कौन कौन से इनके मेजर फंक्शन होते हैं, किस टाइप के फंक्शन को ये करता है और किस टाइप के फंक्शन को ये करता है। तो ये हमारा ऑल ओवर हो गया हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड। अभी ये जस्ट सुपरफिशियल लेक्चर है, जब फर्दर हम और क्लासों में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वापस वहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया जाएगा क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। साथ ही वहाँ पे गैंग्लियन से रिलेटेड भी डिस्कस किया जाता है कि जो इसके गैंग्लियंस होते हैं वो इसके गैंग्लियन से डिफरेंट होते हैं ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होता है वो शॉर्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होता है वो लॉन्ग होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो लॉन्ग लेंथ होती है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है उसकी लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करता है वो एसिटाइल कोलिन होता है दोनों जगह ही, और यहाँ पे एक जगह एसिटाइल कोलिन करता है प्री गैंग्लियोनिक, और पोस्ट गैंग्लियोनिक की जगह यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन हेल्पफुल होता है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उतना डिटेल से जाने से पहले एक बार हमारा बेस क्लियर हो जाएगी, हमें समझ में आना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक्चुअल मीन्स क्या है, उसको कितने टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, और कौन कौन से टाइप में कौन कौन से नर्व हेल्पफुल होती है, उनके मेन फंक्शन क्या होता है। उस प्रकार का अगर एक बार आपके सामने जो हमारा बेस बन गया, देन आफ्टर हम फर्दर ऑन डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड वीडियो है। इसमें आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।